नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार एस 4G कंप्लीट खोटा के इस लेक्चर में आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करके ऑलरेडी स्टडी फॉर गोल्स पे क्लासेस लिए जा रहे हैं। कई क्लासेस आ चुके हैं। आप स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप हमारे खोटा के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे अवेलेबल हैं। आप जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। खास करके प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं हाल ही में अपलोड किया हूँ, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं कि खोटा के किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम खोटा भाषा के रचनाकार परिचय जानेंगे और ख़ास करके जो जेएसएससी सीजीएल में सिलेबस है वहाँ पे जिन लेखकों का जिक्र है, यानी जिन लेखकों का रचना सिलेबस में है, सबसे पहले हम बैक टू बैक उन लेखकों के बारे में जानेंगे। तो उसी क्रम में आज का पहला वीडियो है और इसमें देखिए विषय सूची है। ये सारे लेखक हैं, उनका कोई ना कोई वर्क जो है वो जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में है। तो इन लेखकों के बारे में हम बारी बारी देखेंगे। पहले हैं श्रीनिवास पानोरी, दूसरे हैं डॉक्टर ए.के. झा, तीसरे हैं शिवनाथ परमाणिक, चौथे हैं चितरंजन महतो चित्रा, पाँचवें हैं डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार, संतोष महतो, सुकुमार और विश्वनाथ दसौंधी। तो इन 9 लेखकों के बारे में जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में कंटेंट है, तो इन्हें हम पहले देखेंगे। उसके अलावे बाकी जो खोटा के और भी जाने माने लेखक हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम खोटा के महान लेखक यानी खोटा के भीष्म पितामह, खोटा की भाषा के पुरोधा, उनके बारे में जानेंगे। और वे कौन है? तो श्रीनिवास पानोरी। यदि आप सिलेबस देखेंगे फ्रेंड्स तो इनके 3 लेख या 3 किताबों को पढ़ना है, जिसमें प्रमुख है आँखी गीत, एक पोएम वाला भाग है, उसमें आँखी गीत पढ़ना है, उसमें कई पोएम हैं। उसके अलावा नाटक सेक्शन में इनके 2 नाटक हैं, चाभी काठी और उद्वासल कर्ण, ये 3 से पढ़ने हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीनिवास पानोरी हमारे लिए झारखंड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें हम देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूँ इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1920 को। डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा गया है कि श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में। यदि आप जेटेड वगैरह का पेपर उठा लें या पंचायत सचिव का उठा लें या झारखंड दरोगा का उठा लें, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी मृत्यु फ्रेंड्स 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। आगे हम डिटेल में मतलब एक कहानी के रूप में इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल जो बेसिक बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। इनका जन्म स्थान बरवा अड्डा, कल्याणपुर, जिला धनबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम था दुखनी देवी, पिताजी का नाम था शालिग्राम पानोरी और पत्नी का नाम था मूर्ति देवी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं श्रीनिवास पानोरी के बारे में। अब हम देखेंगे इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रचनाएं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि उद्वासल कर्ण के लेखक कौन है। तो इनके द्वारा प्रकाशित, देखिए मैं प्रकाशित भी अलग कर दिया हूँ और अप्रकाशित अलग कर दिया हूँ। तो प्रकाशित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। पहला जो है वह इनका बाल किरण है। यह क्या था फ्रेंड्स? तो कविता संग्रह था। आगे हम देखेंगे कब और कैसे प्रकाशित हुआ था। दूसरा है दिव्य ज्योति, कविता संग्रह ही है। तीसरा है मेघदूत, तो यह अनुवादित है, कालिदास का यह खंड काव्य है। तो इसे अनुवादित किनके द्वारा किया गया था? तो मतलब श्रीनिवास पानोरी के द्वारा ही किया गया था। तितकी कविता संग्रह है। प्रारंभ में सर्वप्रथम तितकी जो है इन्हीं के द्वारा एक कविता संग्रह था, उसे लिखा गया था। और बाद में तितकी एक पत्रिका भी है जो दसौंधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाने लगा। तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आगे ये सब भी क्लियर करूँगा, ठीक है। आगे राम कथा मृत, ये खंड काव्य है। और चाभी काठी नाटक है, अभी हमने जिक्र किया। उद्वासल कर्ण नाटक है और ये दोनों जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में भी है। कुसमी, यह एक कहानी है। इनके अलावा कुछ जो इनके मेजर वर्क थे पर प्रकाशित नहीं हो सके हैं, वे हैं समाधान, ये क्या है? खंड काव्य है। अग्नि परीक्षा, यह भी खंड काव्य है। परिजात कविता संग्रह है। मधुक देसे कविता संग्रह है। मोहभंग काव्य है। रक्ते भिंजल पाखा कहानी संग्रह है। और जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्यानुवाद है। यह छोटो जी, ये हांसी ठठा, मतलब ये एक हंसी मजाक वाला एक नाटक की तरह है, ठीक है। पत्र पत्रिका संपादन का बात करें तो मातृभाषा खोटा पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। खोटा एवं तितकी पत्रिका का भी प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। चलिए आगे आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों पे। तो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्हें कुछ उपाधि दिया गया था, मतलब दूसरे लेखकों ने इन्हें मतलब खोटा पे जो इनका योगदान था उसके वजह से इन्हें कुछ नाम से डिनोट किया था। उनमें से प्रमुख है, इन्हें खोटा का भीष्म पिता किसने कहा था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज ने कहा था। खोटा का वाल्मीकि किसने कहा था? तो पंडित रामदयाल पांडे ने इन्हें खोटा का वाल्मीकि कहा था। खोटा टैगोर, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा इन्हें खोटा के टैगोर के रूप में कहा गया है। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट होता है, यदि आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कई बार बोलता हूं कि हमारा अल्टीमेट गोल है आपका सिलेक्शन करवाना और मिल बांट के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम सर्वसंपन्न हूँ, मुझे हर चीज़ आता है। आपको अगर कुछ और अच्छा डिटेल पता है, इस नोट्स में और कुछ ऐड होना चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे ऐड करूंगा। और ये जो नोट्स है बाद में अपडेट करके भी टेलीग्राम या फिर आप जेरोक्स जो भी है, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स, हम डिटेल में देखते हैं, थोड़ा एक मतलब आर्टिकल के रूप में इनके बारे में समझते हैं। इसे मैं कोशिश किया हूँ। एक्चुअली होता क्या है, खोटा के कंटेंट फ्रेंड्स या तो आपको ना तो विकीपीडिया पे मिलेगा, ना तो अच्छे से कहीं सोर्सेज की कमी है, तो फिर भी मैं कई सोर्सेज से चीज़ों को कंपाइल करने का प्रयास किया हूँ। अगर आपने पहले पढ़ रखा है और यदि लगता है कि आपको इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास किया हूँ, आप इसे देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप हमें वीडियोस को लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म फ्रेंड्स 25 दिसंबर 1920 में बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानूरी तथा माता का नाम दुखनी देवी था। इनके पिता एक किसान थे और 1930 में प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के पश्चात इनका नामांकन, यानी श्रीनिवास पानूरी जी का नामांकन जीना स्कूल में हुआ था। गरीबी के कारण 10वीं तक की पढ़ाई कर सके, लेकिन इस समय तक इनकी साहित्यिक रुचि जाग चुकी थी। गरीबी के कारण ये 10वां तक ही पढ़े थे, लेकिन जो इनके अंदर लिखने का कला था वह इतना ही पढ़ाई के दौरान ही जागृत हो चुका था। इसके पश्चात इनका विवाह मूर्ति देवी से होता है। 1939 में इनके पिता तथा 1944 में इनकी माता का निधन हो जाता है। फलस्वरूप पानूरी जी को घर परिवार चलाने हेतु रोजगार की आवश्यकता महसूस होती है। इसी के वजह से 1946 में पानूरी जी पुराना बाजार धनबाद में गुमटी खोले। बड़ा परिवार होने के वजह से इनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहा था उस दौर में। इनके परिवार में पत्नी मूर्ति देवी के अलावे बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानूरी, ध्रुव पानूरी, अर्जुन पानूरी, अरुण बाल पानूरी एवं बेटियां निर्मला देवी, रेखा देवी, आशा देवी शामिल थे। तो इतना बड़ा फैमिली था, उसको चलाने के लिए उस दौर में रोजगार का बहुत ज़रूरत था। और उस दौर में खोटा इतना विकसित नहीं था। आज़ादी से पहले तो लोग खोटा को मतलब हिंदी का टूटा हुआ रूपांतरण समझते थे। उस समय इतना जैसा अभी कंसिडर किया जाता है उस तरह से उस दौर में कंसिडर नहीं किया जाता था। तो इन्हें लेखन से कोई खास कुछ भी बेनिफिट नहीं होता था। इन्हें अपना जीविका चलाने के लिए ये सब काम मतलब गुमटी में जो भी है बिजनेस के रूप में उसका उपयोग इन्हें करना पड़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से इनका जो कृतियाँ थे वे लोगों तक पहुँचा और लोगों ने कब से इसे कंसीडर करना प्रारंभ किया। इन सब परिस्थितियों के बावजूद श्रीनिवास पानूरी अपना लेखन कला में लगातार कार्य करते रहे। मानवतावादी विचारों के साथ पानूरी जी आज़ादी के पहले ही लेखन कार्य प्रारंभ कर चुके थे। आज़ादी से पहले खोटा लिखने का कोई परंपरा नहीं था। खोटा को उस समय हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप समझकर लोग पानूरी जी के कार्यों पर उपहास मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अपनी मातृभाषा में पानूरी जी दुनिया का परवाह किए बगैर लगातार लेखन कार्य में लगे रहे। बाद में इनकी लेखन को मान्यता मिली और इस कार्य में हिंदी जगत के कुछ महान लेखकों का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिनमें से प्रमुख है फ्रेंड्स राहुल सांकृत्यायन, उसके अलावा हैं श्याम नारायण पांडे, सी पूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, राम जीवन शर्मा, रामकृष्ण और वीर भारत तलवार शामिल है। इन सभी कवियों एवं लेखकों के माध्यम से इनके लेखन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। कई राष्ट्रीय स्तर के मंच पर पानूरी जी के द्वारा खोटा कविता का पाठ करके लोगों को इस भाषा से परिचय भी करवाया गया था इनके द्वारा। मुख्य रूप से 1950 से पानूरी जी कविता लिखना प्रारंभ किए थे और साल 1954 में इनका पहला कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ये होगा कि कंटेंट जो है बहुत पहले लिख लिया करते थे श्रीनिवास पानूरी। कई कंटेंट है जो पहले लिखे गए हैं लेकिन प्रकाशित बाद में हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ लिखा कब गया था, प्रकाशित कब हुआ था, पर आपको मेनली जोर देना है कि प्रकाशित कब हुआ था, उस पर जोर देना है। उसके अलावा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना है ताकि आप सही आंसर
कर पाएँ। तो चलिए उस पर हम लोग आएंगे। 1957 में खोटा में मातृभाषा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी पानूरी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात 1968 में इनके द्वारा कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का खोटा अनुवाद किए तो साहित्य जगत में इनकी अलग ही पहचान बन गई। इस काव्य के संबंध में डॉक्टर वीर भगत तलवार जी ने कहा, खोटा में मेघदूत पढ़कर जरा भी नहीं लगता कि मेघदूत किसी अन्य भाषा की कविता है, वह तो श्रीनिवास पानूरी के गांव की कहानी सी लगती है। ठीक है। 1968 में ही इनके द्वारा साम्यवादी विचारों पर आधारित युगिक गीता का रचना किया गया। इसके पश्चात पानूरी जी ने रामायण पर आधारित खंड काव्य राम कथा मृत, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं रेड से टिक कर दिया हूँ, ये सब प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो राम कथा मृत की रचना की। इस काव्य में राम कथा छोड़कर सभी जो है मौलिक हैं। राम कथा अमृत चतुष्टोदय छंद रचना है तथा सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें, ताकि हर कोई समझ सके। एक्चुअली शिवनाथ पानूरी जी के जो वर्क्स थे वह काफ़ी सरल भाषा में लिखे गए थे और जनरली कुछ संस्कृत के ठेठ भाषा के शब्द और संस्कृत के शब्द का प्रयोग करके ज़्यादातर इनके कंटेंट लिखे गए हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज पानूरी जी के लेखन कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें खोटा के भीष्म पितामह की संज्ञा दिए हैं। पंडित रामदयाल ने इन्हें खोटा के वाल्मीकि की संज्ञा दिए हैं। पानूरी जी अपने साहित्यिक जीवन के 40 वर्षों में करीब 40 खोटा व इतने ही हिंदी रचना के रचयिता रहे। एक्चुअली उस समय हिंदी का इतना हिंदी में इतने अच्छे अच्छे लेखक थे कि इनका जो लेख था उसे कंसिडर थोड़ा नहीं किया जाता था, और ख़ास करके इनके बहुत से वर्क खोटा में थे, तो इनका जो हिंदी वाला वर्क है वह भी उतना फेमस नहीं हो पाया जितना कि अन्य लेखकों का हुआ है। तो खैर इन सब बातों को जानना है और जो मेन फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल आपको वो याद रखना है। समाज में फैले गरीबी, भेदभाव, उन्मूलन तथा जनवाद एवं मानवतावाद को इनकी कविताओं तथा नाटक के माध्यम से देखा जा सकता है। इनके द्वारा लिखित नाटकों जैसे चाभी काठी, उद्भासल कर्ण आदि का मंचन भी बाद में इतना अच्छा नाटक था इनका कि समाज से रिलेटेड था, समाज में फैले भेदभाव इन सब टॉपिक से रिलेटेड था। तो इन सब का मंचन बाद में किया जाने लगा, जगह जगह पे नाटक, इनके नाटक जो है उसी को लोगों को मंचन के माध्यम से दिखाया जाने लगा ताकि समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को मिटाया जा सके। तो लेखक का तो काम ही होता है फ्रेंड्स कि समाज में जो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाता है उसे अपने कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और इससे बड़ा बदलाव आता है सोसाइटी में। अगर आप देखेंगे तो समाज के विकास में लेखकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे चलिए देखते हैं। इस प्रकार पानूरी जी के रचनाओं में झारखंड क्षेत्र में व्याप्त दुख दर्द, मानवतावाद और दर्शन का भाव पाया जाता है। इनका भाषा शैली काफ़ी सरल एवं सुस्पष्ट है। साथ ही इनका जो साहित्यिक भाषा है वह ठेठ एवं तत्सम शब्दों का सुंदर सा मेल है, और खोटा के विकास में इनका बेजोड़ योगदान रहा है। सन 7 अक्टूबर 1986 को ये संसार छोड़कर चले गए, किंतु उनके द्वारा रचित खोटा रचना आज इन क्षेत्रों में उजाला प्रदान कर रहा है और इनकी कृति के साथ उनका नाम युग युगांतर तक बना रहेगा। तो फ्रेंड्स यह था श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में एक शॉर्ट नोट। मुझे लगता है जहाँ इसे अगर आप सुने हैं पूरा तो ये कहानी के रूप में आपको याद रहेगा, और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अगर चीज़ों को आपको एकदम एग्जैक्ट पता नहीं भी है और आपने स्टोरी जान रखा है तो तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट या फिर एक होता है कि नॉलेज के आधार पे आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, नोट्स को पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सेक्शन से कुछ प्रश्न छूटेंगे। फिर भी यहाँ से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप इसे भी देख लीजिए ताकि एक बार और आपका रिवीजन हो जाए। चलिए आते हैं पानूरी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। पहला प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स कि श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म तिथि और ठाव स्थान बतावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1920 को। कहाँ पे? तो बरवा अड्डा में, इसको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है श्रीनिवास पानूरी जी के मृत्यु तिथि बतावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा 1986 में, कब? तो 7 अक्टूबर को। तो यह भी याद रखिए, ठीक है। और इसके अलावे प्रश्न यह बन सकता है फ्रेंड्स कि पानूरी जी के खोटा भीष्म पितामह से संबोधित करल है, तो कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज इन्हें खोटा के भीष्म पितामह के रूप में संबोधित किए थे। डायरेक्ट प्रश्न यह भी बन सकता है कि खोटा के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न है पानूरी जी के खोटक वाल्मीकि से संबोधित करल है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पंडित रामदयाल पांडे, ठीक है।
5वां प्रश्न है पानुरी जी के खोटा टैगोर से संबोधित करल हत, तो कौन? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ठीक है। इसके अलावा मेघदूत का खोटा अनुवाद कौन बच्छर भेले, तो आपको बताना है मेघदूत का खोटा अनुवाद कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1950 में हुआ था खोटा अनुवाद। और यह जो पुस्तक था फ्रेंड्स प्रकाशित हुआ था 1968 में। तो आपको अनुवाद हुआ था और प्रकाशित कब हुआ था, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप जेएसएससी के जो अपकमिंग एग्जाम हैं, आप एक्साइज एसआई ले लें या एक्साइज कांस्टेबल ले लें या झारखंड सीजीएल ले लें, इन सब का बेस्ट तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल के साथ साथ स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत से फ्री कंटेंट हर दिन, लगभग हर दिन अपडेट करता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। प्रत्येक संडे को 8 AM में एक जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट आ रहा है और यह रेगुलर आपके लिए आता रहेगा। यह बिल्कुल फ्री है, आप जाके इस टेस्ट को रेगुलर दे सकते हैं। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी हर दिन अपडेट किए जा रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स की मेघदूत अनुवाद के करल हत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर आपको लगता होगा कि खूब टफ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, खूब डीप पूछा जाता है। तो रीजनल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। आप एक बार प्रीवियस ईयर देखिए, आपको समझ में आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने बच्चे परेशान रहते हैं पोएम के बीच से खूब प्रश्न नहीं आते हैं। आप अगर आखिरी गीत वगैरह हम देखेंगे, बहुत से पोएम हैं, 40-50 इस तरह से, ज़्यादा ही हैं। तो इतने पोएम है, तो इतने पोएम के बीच से प्रश्न बहुत कम पॉसिबिलिटी है। जब भी पूछेगा तो हाँ फलना पोएम का हेडिंग पूछ देगा और वो कौन सा किताब से है, इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। अगर हाँ आपको लगता है कि कुछ बीच के लाइंस देख के अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो जैसे दामोदरी कुरान वगैरह अच्छा है, खंड काव्य है, एक स्टोरी के जैसा है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी पूछे जाए। और जब वहाँ आप उसको पढ़ेंगे, आप खुद पोएम पढ़िए, समझ में आए या ना आए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, 1-2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, वो अपने ही समझ में आने लगेगा। बाकी मैं उसकी क्लासेस लूँगा, मैं डिटेल में मैं उसे बता दूंगा। ठीक है। आगे आज का 8वां प्रश्न है उद्वासल कर्ण के माने बतावा। ठीक है। तो उद्वासल कर्ण जो इनका श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया नाटक है और उसका मतलब क्या होता है, तो उद्वासल का मतलब होता है फ्रेंड्स उपेक्षित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपेक्षित कर्ण। ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है चाबी काठी के लेखक हथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानोरी। 10वां प्रश्न है पानोरी जी के दोसर नाटक नाम बतावा। तो उनका जो पहला नाटक था वो चाबी काठी था और दूसरा नाटक उद्वासल कर्ण था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उद्वासल कर्ण। बरवा अड्डा अखय बोर संस्मरण के लिखल हत। देखिए संस्मरण भी जैसे सीजीएल के सिलेबस में है और ज़्यादा संस्मरण खोटा में नहीं लिखे गए हैं, 2-4 ही हैं। तो आपको ये मैं बताऊंगा संस्मरण वाले सेक्शन में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी शांति भूषण बरवा अड्डा अखय बोर। इसमें शांति भूषण श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में ही बताए हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए, मैं बताऊंगा जब ये कंटेंट आएगा सिलेबस में। तो आगे प्रश्न है फ्रेंड्स राम कथामृत के लेखक हत। तो राम कथामृत के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास पानोरी। इसके अलावा नोट में है कि तितकी पत्रिका संपादन सबले पहल विश्वनाथ दसौंधी राज करल हत। तो देखिए तितकी पत्रिका, देखिए यही इन सब चीज़ों में ही कन्फ्यूज़न है। तितकी पत्रिका का संपादन श्रीनिवास पानोरी जी भी किए थे, लेकिन क्या होता था कि उतना सही स्तर से संपादन नहीं हो पाता था, 1-2 ही मतलब लेख छप पाते थे। तो उससे क्या होता है कि चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि तितकी पत्रिका का संपादन सबले पहले कौन किए थे, तो आपको यही विश्वनाथ दसौंधी राज ही आंसर करना है, क्योंकि हमने बहुत सी जगह से कोशिश किया चीज़ों को मिलान करने का। तो उसका सही आंसर यही आता है। बाकी हम इन सब चीज़ों पे भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। मातृभाषा पत्रिका हिंदी के साथ साथ फ्रेंड्स खोटा में बहरहाल है, मतलब हिंदी के साथ साथ खोटा में भी यह प्रकाशित होता है। और किनके द्वारा, तो श्रीनिवास पानोरी के द्वारा ही। ठीक है। आगे है 13वां प्रश्न की मातृभाषा पत्रिका कौन बछर बहरहाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जनवरी 1957 से यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है। मातृभाषा और खोटा पत्रिका छपाई कौन प्रेस से होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आवाज़ प्रेस से। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रश्न। इसके अलावा मैं और भी प्रश्न इसमें ऐड करूंगा और उसे मैं नोट्स के रूप में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो यह फ्रेंड्स था खोटा का पहला क्लास। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर पे फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपके
क्वेरी का बेस्ड आंसर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा आप अगर खोटा का और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वीडियो क्लासेस के साथ कंप्लीट वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट मिले, हैंड रिटन PDF नोट्स मिले, विगत प्रीवियस वर्ष के प्रश्न आपको सारे अवेलेबल हो, फुल लेंथ खोटा टेस्ट 10 से 15 होंगे, ये सब मिले। इसके अलावा हमने इस कोर्स में डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है कि जो भी छात्र जुड़ते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि एप्लीकेशन पे आप सब चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, टीचर्स डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि हमने एक डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जहाँ पे जो भी छात्र इस कोर्स से जुड़ते हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। वहाँ वे वापस में डिस्कस करके भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, और कई चीज़ें हुआ है ऐसा जो व्हाट्सएप ग्रुप से ही क्लियर हुआ है। तो इसका लाभ उठाइए। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको ₹499 चार्जेस देना है, या बिल्कुल जितना मिनिमम हो सके मिनिमम रखने का प्रयास किया गया है। चीज़ों को कंपाइल करने में जो एक्चुअली में जो चार्जेस लगते हैं, बस उसे मैनेज करने के लिए यह रखा गया है। बाकी आप कहीं भी जाएंगे, खोटा के कोर्सेज 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरह से अवेलेबल हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई इस कोर्स को अफोर्ड कर पाए, इसलिए इसके जो प्राइसेस है उसे भी कम रखा गया है। तो आप बेहिचक इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी क्लासेस धीरे आ रहे हैं, इससे हड़बड़ाना नहीं है, आप निश्चिंत रहें। एग्ज़ाम से पहले आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, सारे टेस्ट मिल जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, बाकी के सेक्शन भी करते रहिए, क्योंकि पेपर 1 तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर 3 में कई सेक्शन है, साइंस है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है, झारखंड जीके है, नेशनल जीके है, तो इन सबको भी करते रहें। बाकी उसके अलावा खोटा के जो कई बुक्स हैं मार्केट में, उसे भी ले लीजिए, जहाँ से भी पढ़ सकते हैं पढ़िए। और एक कोर्सेज़ का क्या फ़ायदा होता है कि आप मार्केट की बुक्स भी पढ़ के 70 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन कोर्सेज से क्या होता है कि 70 + 20 हो जाता है, मतलब आप 90 तक पहुंच जाते हैं। तो बस इन्हीं 20 मार्क्स के लिए आपको डीपली पढ़ना है, और इन्हीं मार्क्स से सिलेक्शन तय होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कई बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पैसे के अभाव में कोई बंदा मतलब छूटना नहीं चाहिए, पैसे और गाइडेंस की वजह से किसी का तैयारी रुकना नहीं चाहिए। मैं कई बार बोल रखा हूँ कि जो बंदा ये देने में भी सक्षम नहीं है, आप स्टडी फॉर गोल्स से कनेक्ट कीजिए। मैं ऐप पे तो नहीं ऐड करवा सकता, लेकिन हाँ आपको जितने भी PDF कंटेंट है सब मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ। पर हाँ, जिसको वाकई में इशू है वही, बाकी जो परचेज कर सकते हैं वो परचेज कीजिए। इससे स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट भी मिलेगा, और जब स्टडी फॉर गोल्स एम्पावर होगा तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में भी आपको हर सेक्शन के बेस्ट कंटेंट मिलेंगे। तो आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ बने रहें। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे फ्री झारखंड करंट अफेयर्स क्विजेज अवेलेबल हैं। इसमें 2020, 2021, 2022 के कंटेंट लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, तो इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा झारखंड करंट अफेयर का बुक था, यदि आप अगर डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखेंगे तो संभव नहीं कि आप साल भर के देख पाएंगे, तो आप स्पर्धा प्रकाशन के सहयोग से जो स्टडी फॉर गोल्स का बुक छपा है उसे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसमें 1 जनवरी 2021 से लगभग अगस्त लास्ट तक, सितंबर तक लाइन बाय लाइन डेली करंट अफेयर दिए गए हैं। लाइन बाय लाइन डेली करंट अफेयर ये झारखंड का पहला बुक है, तो इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और यदि आपको बुक नहीं मिल रहा है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे इस बुक से भी आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 2020 के भी कंटेंट इसमें अवेलेबल हैं, 2021 के अवेलेबल हैं, और साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा ये तो हमने बता दिया। तो यह था फ्रेंड्स आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर भी किया कीजिए, और बाकी तैयारी करते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अगला कंटेंट लेके आऊँगा। अगला कंटेंट फ्रेंड्स छाहर कहानी का अगला कहानी होगा, तो मैं 1-2 दिनों में ही उसे अपलोड कर दूँगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।